नमस्कार, नया सवेरा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पांडे प्रीति। भारत अमेरिकन संबंध को मजबूत करने में हिंदी पत्रकारिता का योगदान सराहनीय। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के मौके पर सांता क्रूज स्थित मौलाना अब्दुल कलाम आजाद सभागृह में मुंबई हिंदी पत्रकार संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अमेरिका से आए हिंदी भाषी छात्र छात्राओं और शिक्षकों के साथ चाय पर चर्चा की गई। बता दें, लोक गायक सुरेश शुक्ल ने कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना के साथ किया। तो वहीं अपनी बातचीत के दौरान अमेरिका से आए फुलब्राइटन के निर्देशक अशोक ओझा ने कहा, हमें हिंदी के लिए मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है, जिसमें हिंदी पत्रकारों का कार्य सराहनीय है। हिंदी को उसका स्थान दिलाने के लिए हिंदी पत्रकार जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। तो वहीं अमेरिका में हिंदी शिक्षा से जुड़ी न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की शिक्षिका गौब्रिला इलेवा ने हिंदी में संवाद करते हुए कहा, वो भारत की सभ्यता, संस्कृति, विविधता को जानने और समझने और बहुत कुछ सीखने आई हैं। इसी दौरान अमेरिकन छात्र छात्राओं ने वरिष्ठ पत्रकारों से सवाल कर हिंदी भाषा को अधिक जानने की कोशिश करते दिखाई दिए। बता दें, कार्यक्रम में सभी वरिष्ठ पत्रकारों की उपस्थिति रही। तो वहीं मुंबई हिंदी पत्रकार संघ के अध्यक्ष आदित्य दुबे ने पत्रकारों से बातचीत कर कहा, हिंदी द्वारा होने वाली भारत अमेरिकी संबंधों को और मजबूती मिलेगी। मंच का अति सुंदर संचालन वरिष्ठ पत्रकार सलमान सैयद ने किया। और भी ताज़ा खबरों से जुड़ने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जो जाकिर अहमद जी, उन्होंने 25,000 रुपये मुंबई हिंदी पत्रकार संघ को देने की घोषणा की। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ। अभी हाल में ही हम मुंबई हिंदी पत्रकार संघ ने अमेरिका के साथ एक संबंध जोड़ते हुए अमेरिकन काउंसलेट के साथ एक कार्यक्रम, अच्छा कार्यक्रम किया था। और खुशी की बात है कि उनके जो काउंसलेट है, अमेरिकन काउंसलेट, वो भी हिंदी में उन्होंने और अच्छा प्रयास किया बोलने का। साथ में उनके जो प्रवक्ता हैं उन्होंने भी उन्हें भी अच्छी हिंदी की जानकारी है, उन्होंने भी हिंदी में अच्छा संवाद हम लोगों के साथ किया। और आज हम लोग अमेरिका के कुछ शिक्षक हैं या उस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं या कुछ स्टूडेंट हैं, तो हम लोग यहाँ पे भाषण वाला कार्यक्रम ना करते हुए सीधे संवाद साधेंगे, उनसे कुछ समझेंगे और हम लोग कुछ उनको समझाने की कोशिश करेंगे। यानी कि हम दोनों कितने करीब आ सकते हैं इस बात का ध्यान रखा जाएगा। तो सीधे हम लोग संवाद वाला कार्यक्रम शुरू करेंगे। पत्रकार संघ सुन करके बहुत ही एक सही नए अनुभूति होती है। क्यों होती है? क्योंकि आप सब जानते हैं कि मैं स्वयं, मेरा जो पेशेवर जीवन है पत्रकारिता से आपका ही शुरू हुआ 7वें दशक। तब हमारे टाइम्स मीडिया, नवा टाइम्स के सामने जो हटमेश थे वहाँ पर मुंबई मराठी पत्रकार संघ का आयोजन था। वहीं पर हम लोग भी मिलते थे और ये बात महसूस करते थे कि सभी जो हिंदी भाषी पत्रकार हैं वे मराठी सीखे, तो कुछ लोगों ने सीखी, कुछ लोग नहीं सीख पाए। लेकिन ये जरूर महसूस होता था कि हिंदी पत्रकारों का एक संगठन होना चाहिए। यह कार्य आप लोगों ने करके दिखाया, इसके लिए आप सबको बहुत सारी। बस एक ही मैं कमी इसकी ओर ध्यान रखता है कि हिंदी पत्रकार संघ, और मैं अपने पुराने मित्र संतोष से ये कह रहा था कि मुंबई हिंदी पत्रकार संघ महिला पत्रकारों की संख्या बिल्कुल नगण्य है या है? अगर है तो यहाँ क्यों नहीं है, इसके बारे में आप जरूर बताएं। क्योंकि आज अमेरिका में या कहीं भी पुरुष और स्त्री का, पेशेवर लोगों का एक बराबर का रिश्ता है। और यह संयोग की बात है कि मेरे कार्यक्रम में अधिकांश महिलाएं आती हैं। जो 12 प्रतिभागी हमारे युवा हिंदी संस्थान को द्वारा चुने गए फुलब्राइट इस कार्यक्रम के लिए, वे अमेरिका के अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं। इनमें से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे अनुभवी शिक्षाएं हैं और कुछ शिक्षक हैं, जैसे फ्योना जी हैं, ऑड्री जी हैं। ऑड्री जी स्वयं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस में PhD उम्मीदवार हैं। तो जो एक सबसे जो फिल्टर, जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है अमेरिकी शिक्षकों का, शिक्षाओं का और विद्यार्थियों का, जो
नहीं कि क्या हम सफल होंगे या नहीं, सब कुछ सीखने के लिए। लेकिन इस बार अमेरिकी लोग नहीं आए हैं यहाँ के लोगों को सिखाने के लिए, ठीक है। इस बार हम इसलिए आए हैं ताकि हम आपसे सीखें। जिसके बारे में हमने सीखा है अभी अनुभूति आपके लिए संक्षेप में बताएगी कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो पाठ थे समुदाय से मिलने जुलने से या समुदाय के संबंध प्रकृति से जो हमने देखा है, जिसके बारे में सीखा है, वो कौन सी बातें हैं। तो थोड़ी सी बात आप करेंगे तीनों जगहों के बारे में, ठीक है। सबसे पहले मैं फुलब्राइट के इस प्रोग्राम के बारे में बताना चाहूँगी। IHS वाला जो प्रोग्राम अशोक जी ने जिसके बारे में सोचा, और एक बहुत बड़ा मुद्दा जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से संबंधित जो उन्होंने ये मुद्दा उठाया है और उसके लिए उन्होंने ये पूरा प्रोग्राम बनाया। तो यह उनकी दूरदर्शिता को बताता है कि ये मुद्दा आगे एकदम ज्वलंत मुद्दा है हमारे सबके सामने, और इसके लिए हम बच्चों में कैसे कुछ भावना जगाएं और क्या उन्हें सीखना चाहिए, क्योंकि वही आगे के कर्णधार हैं और वे क्या इसके बारे में कर सकते हैं। तो यह केवल भारत या अमेरिका के बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है, यह सभी विश्व के बच्चों की जिम्मेदारी है। लेकिन यह बीड़ा अशोक जी ने उठाया, तो इसके लिए मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इस प्रोग्राम के तहत हम सबसे पहले नैनीताल गए हैं। नैनीताल में हमने देखा कि क्या समस्याएं हैं एक पहाड़ी प्रदेश की, और भूस्खलन से संबंधित उनकी क्या समस्याएं हैं। वहाँ नैनी झील है, वह कैसे प्रदूषण से प्रभावित हो रही है, जनसंख्या बढ़ने से और पर्यटकों के बढ़ने से क्या क्या उस पर प्रभाव पड़ रहा है। वहाँ पर हम कई NGO से मिले, वे क्या काम कर रहे हैं वहाँ हमने सीखा। तो हमारी यात्रा या हमारा पड़ाव 3-4 दिन का होता है, लेकिन उसमें हमको एक विहंगम दृश्य मिलता है कि क्या वहाँ के मुद्दे हैं, लोग उनसे कैसे जूझ रहे हैं और क्या उन पर प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा पड़ाव हमारा था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। वहाँ हमने एक सफारी किया और वहाँ का हमने लुत्फ़ उठाया। तो वह 3-1 घंटे का जो था हमारा सफ़र, उसमें हमें, अब हम यह तो नहीं कह सकते कि हम उसमें सब कुछ सीख जाते हैं, लेकिन हमें एक कहेंगे कि एक पैर रखने की जगह मिलती है कि जब हम उसके बारे में और पढ़ें या जब हम वापस भी जाते हैं तो उसके बारे में हम सीखते रहें। तीसरा पड़ाव हमारा था देहरादून का। देहरादून का जो हमारा जहाँ हम रहे वह एक नवधान्य करके संस्थान है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने वंदना शिवा के बारे में पढ़ा है। और मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी एक चीज़ कि आप लोग सस्टेनेबिलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं। जब आप इसके बारे में लिखते हैं तो आप इसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए? स्थिरता, पर्यावरणीय स्थिरता। हम इसके लिए संघर्ष कर रहे थे कि शाश्वतता कहें कि निरंतरता कहें, पर यहाँ क्या प्रचलन है। आप सब पत्रकार हैं, आप इसके बारे में लिखते होंगे। आपने क्या कहा? तो वंदना शिवा ने पर्यावरण की स्थिरता के बारे में बहुत काम किया है। उन्होंने एक बीच का बैन बनाया है। हम सब लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सीखने का विषय था कि कैसे एक व्यक्ति एक दृष्टि रखकर चल सकता है और कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। उनका एक जैविक फार्म है, वहाँ हम रहे और बहुत ही अच्छा अखबार है स्थानीय जो स्टेशंस है, उनकी क्या दर्शकों की कैसी संख्या है, अनुपात क्या है, और आप क्या समझते हैं कि
क्या हिंदी अंग्रेजी की जगह आएगी या नहीं? सवाल नंबर 1। नहीं, इसके लिए हिंदी भाषा राजनीति की शिकार है या नहीं, उसके लिए दो विचारधारा के लोग हमारे पास यहाँ उपलब्ध हैं। पहले मैं चाहूँगा कि संतोष भारती जी पत्रकार भी रहे हैं और राजनेता भी रहे हैं, पूर्व सांसद रहे हैं, वो जवाब देंगे। उसके बाद मैं चाहूँगा कि पवन त्रिपाठी जी उस पर दूसरी विचारधारा हिंदी की स्थिति पे, जो राजनीति मतलब राष्ट्रभाषा तो कही जाती है लेकिन ऑफिशियल दर्जा मिला है, राष्ट्रभाषा है नहीं, वो चाल में राष्ट्रभाषा है। तो पहले मैं चाहूँगा कि संतोष भारती बोलेंगे, उसके बाद पवन त्रिपाठी जी, मतलब हिंदी भाषा और राजनीति की कितनी शिकार है या नहीं, जो उनका सवाल है। हाँ, ये केशव राय नेताओं से सवाल जवाब कराओगे तो नेता वाला ही जवाब मिलेगा ना। ये भी सीखना चाह रहे हैं और भारत को भी समझना चाह रहे हैं। बेहतर होगा कि उसमें जो कुछ संस्थानों द्वारा और हमारी प्राचीन जो कुछ पुस्तकें हैं, आप पंचतंत्र लेंगे, आपने पढ़ा होगा, आप यहाँ स्वामी चिन्मयानंद आश्रम है, आप उसमें कभी जाएं या वहाँ से मंगाएं, बहुत सी उसमें कहानियाँ छोटे बच्चों से लेकर के और बड़ों तक के लिए मिल जाएंगी। आपको गीता प्रेस की बहुत सारी पुस्तकें मिल जाएंगी। अब तो वो ऑनलाइन मौजूद है, अब तो गीता प्रेस की पुस्तकें हैं, आपको ऑनलाइन मौजूद हैं। उसमें श्लोक और मैं गीता रामायण पढ़ने की बात ही नहीं कर रहा, आप मत पढ़िए। आप उसमें जो बोध कथाएं लिखी हुई हैं, कहानियाँ लिखी हुई हैं, जिनको बड़ी आसानी से रोचक तरीके से पढ़ा जा सकता है और आप अपने बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, वो बोध कथाएं अगर आप पढ़ाना शुरू करते हैं, ऑनलाइन वो सब उपलब्ध हैं, तो आप भारत के साथ की भाषा के साथ साथ यहाँ के संस्कृत भी सीख पाएंगे और यहाँ के रहन सहन टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का बहुत बड़ा प्रभाव हिंदी को बढ़ाने में, माधुरी की इन सब ने हिंदी को बहुत बढ़ाया। लेकिन जैसे ही नई पीढ़ी के हाथ में, समीर जैन के हाथ में आया, वैभव में समीर जैन ने कहा कि ये सब बकवास है, इसको बंद करो, और उन्होंने थ्योरी निकाली कि या तो हमें पैसा दे अखबार या क्रेडिट दे, अगर वो दोनों नहीं देता है तो हम उसे बंद करें। और उन्होंने हर दिलमान, उसके पहले माधुरी, इन सब हिंदी की पत्रिकाओं को बंद कर दिया। जैसे ही अशोक जैन जब तक जिंदा थे तब तक वो शर्म की वजह से कुछ ढोलक की चल रही थी, छोटी बड़ी हो करके, लेकिन उसके बाद उन्होंने फौरन अशोक के जाते ही सब बंद कर दिया। और उसके बंद होते ही एक नई चीज़ आ गई, बैंक वहाँ इम्पोर्टेंट हो गया, वहाँ पे कुछ और चीज़ें इम्पोर्टेंट हो गई। हुई यहाँ के संवाददाताओं से, तो हमने हिंदी के बारे में बात की, हमने हिंदी को कैसे पढ़ाते हैं डायस्पोरा में, उसके बारे में बात हुई कि यहाँ की जो सामग्री मिल सकती है, हम किस तरीक़ों से हम वहाँ उनका प्रयोग कर सकते हैं सिखाने, भाषा सिखाने के लिए। तो उसी तरह बहुत धन्यवाद, ये सारा प्रोग्राम आपने इंतज़ाम किया, तो ये बहुत अच्छा रहा सब अध्यापकों के लिए। ये ख़ास जो रिश्ता बन सकती है अध्यापकों वहाँ और पत्रकारों से यहाँ, तो हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। सर क्या कहेंगे, आज राष्ट्रीय पत्रकार दिवस के मौके पर आपने यहाँ पर एक जो अनोखा कार्यक्रम रखा हो, जो मतलब भारतीय और अमेरिका छात्रों के शिक्षकों से आपने जो अपना संवाद यहाँ पर रखा, क्या कहते हैं? नहीं, ये जो मुंबई हिंदी पत्रकार संघ बार बार इस बात की पहल करता है कि हिंदी को राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा कैसे मिले, इसी की एक कड़ी थी। और हमने जब ये प्रस्ताव आया कि अमेरिकी छात्र जो वहाँ हिंदी सीख रहे हैं या हिंदी के प्रति जो विद्यार्थी वहाँ रुचि रखते हैं, वो हिंदुस्तान, खास करके मुंबई टूर के लिए आने वाले हैं, तो हमने इस कार्यक्रम को रखा और उनको समझने की कोशिश की कि अमेरिका में हिंदी के प्रति लोगों की रुचि कितनी बढ़ रही है और किस ढंग से उसे वो लोग आगे बढ़ा रहे हैं।